वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। बात करते हैं इसके सबसे पहले शब्द वंशागति की। वंशागति है क्या? वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का प्रसारण या ले जाने की जो विधि है, उसी को हम वंशागति कहते हैं। आई रिपीट, वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों को ले जाने की क्रिया है। जैसे कि माता पिता से उनकी संतानों में जो लक्षण जाते हैं, माता पिता से उनकी संतानों में लक्षणों के प्रसारित होने की क्रिया वंशागति कहलाती है। दूसरा शब्द इसका आता है वेरिएशन, यानी कि विविधता। वेरिएशन, विविधता क्या है? आप सामान्यतः देखते हैं कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतान जो है हूबहू अपने माता पिता से नहीं मिलती है। यहां तक कि एक ही माता पिता से उत्पन्न किन्हीं दो संतान एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। अगर इसमें एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन में आइडेंटिकल ट्विंस आ जाते हैं, यानी कि ये जो माता पिता हैं उनसे जो कैरेक्टर है वो हूबहू नहीं मिलता है। इसी को हम विविधता कह देते हैं। आनुवंशिकता की बात करें तो आनुवंशिकता की नींव सबसे पहले जिस व्यक्ति ने रखी, उस व्यक्ति को हम जीजे मेंडल यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल के नाम से जानते हैं। ये हैं सर ग्रेगर जॉन मेंडल। इनके जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ ऑस्ट्रिया देश के सिलिसिया गांव में। ऑस्ट्रिया के सिलिसिया गांव में इनका जन्म हुआ सन 1822 में। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उसी गांव में प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए ये ब्रून शहर में चले गए और वहीं पे शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत इन्होंने आगस्टियन ईसाइयों का एक कम्युनिटी होता है आगस्टियन, उसी आगस्टियन ईसाइयों के पादरी बन गए। पादरी रहते वक्त जिस चर्च में ये पादरी का काम करते थे, उसी चर्च के पीछे एक छोटा सा बागान था। उसी बागान में इन्होंने अपने प्रयोग यानी कि जेनेटिक्स के प्रयोग करना प्रारंभ किए। सन 1856 में इन्होंने अपने प्रयोग करना प्रारंभ किए और लगभग 7 वर्षों बाद 1863 में इनका प्रयोग पूरा हुआ। ये नीट में पूछा गया प्रश्न है कि मेंडल के प्रयोगों में कितने वर्ष का समय लगा था, तो 7 वर्ष का समय लगा था। और सन 1863 में जाके इन्होंने अपने प्रयोग को पूरा किया। अपने प्रयोग के खत्म होने के बाद सन 1865 ईस्वी में इन्होंने अपने प्रयोग को वहीं के एक छोटे से अखबार में प्रेषित कराया, लेकिन किसी भी वैज्ञानिक का ध्यान इधर नहीं गया और अंततः
ग्रेगर जॉन मेंडल 1884 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1884 के बाद सन 1900 ईस्वी में, सन 1900 ईस्वी में 3 देश के वैज्ञानिक, जर्मनी के कार्ल कोरेंस, हालैंड के ह्यूगो डी ब्रीज, तथा ऑस्ट्रिया के एरिक सेरमैक, इन 3 वैज्ञानिकों ने पुनः मेंडल के प्रयोगों का अध्ययन किया और पुनः प्रयोग करके यह देखा कि मेंडल ने जो भी अपने प्रयोगों में बात कही है, ये बात सही है। और मेंडल के इन प्रयोगों के आधार पर 3 नियम बनाए। नियमों की बात हम बाद में करते हैं, पहले समझते हैं कि मेंडल ने प्रयोग किस पर किया। सबसे पहले मेंडल ने प्रयोग किस पर किया? तो मेंडल ने प्रयोग किया था मटर के पौधे पर। मटर के पौधे, ये नीट में एक बार का क्वेश्चन रहा है कि मेंडल ने मटर के किस प्रजाति के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। तो वो प्रयोग था पाइसम सैटाइवम। ये मटर की एक प्रजाति है। हम सामान्यतः ऐसे समझ लेते हैं कि जो हम मटर का इस्तेमाल करते हैं वही है। संभवतः हो सकता है, लेकिन हम जो मटर का इस्तेमाल करते हैं भोजन के रूप में, वो मटर स्वीट पी अर्थात गार्डन, उसका बॉटनिकल नेम होता है लथाइरस ओडोरेटस। तो लथाइरस ओडोरेटस नहीं था, वो था पाइसम सैटाइवम। अब हम बात करते हैं कि मेंडल ने मटर के ही पौधे का चुनाव क्यों किया। क्यों नहीं कोई और पौधा, क्यों मटर का ही पौधा, क्यों पी, गार्डन पी का ही इस्तेमाल क्यों किया इन्होंने? तो इसका पहला कारण यह है कि मटर का जो पौधा होता है, यह एक साल में 3 से 4 बार, एक साल में 3 से 4 बार बोया और उगाया जा सकता है। दूसरी बात इसकी कि मटर का जो पौधा होता है ये छोटा होता है। छोटा होने के कारण इनको संभालने में सुगमता होती है, यानी कि आसानी होती है, इजी तरीके से इसकी देखभाल की जा सकती है। यह इनका दूसरा कैरेक्टर रहा है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मटर के पौधे पर जो पुष्प आते हैं, यानी कि जो पुष्प लगते हैं, ये पुष्प कुछ इस प्रकार से प्राकृतिक रूप से बने होते हैं कि इनमें केवल स्वपरागण ही हो सकता है। केवल स्वपरागण ही हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सकता है। इसके कारण मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। एक बार आप इसको देख लें, ये मटर के पौधे का पुष्प है।
इस पुष्प की संरचना को यदि आप देखोगे तो इस पुष्प की संरचना में फ्लावर का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसकी पंखुड़ियां जो हैं वो कुछ इस प्रकार से पैक हैं कि इनमें मेल और फीमेल गैमीट अंदर ही है। यानी कि जब भी इसमें होगा स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। मेंडल इन्हीं कारणों की वजह से मटर के पौधे का चुनाव किए हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के 7 लक्षणों को चुना था। आई रिपीट कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे के 7 लक्षणों को चुना था। वो 7 लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं। बात करते हैं प्लांट साइज, पौधे की लंबाई चौड़ाई क्या है। तो सबसे पहले प्लांट जो होता है पाइसम सटाइवम का, वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है टाल, लंबा, और दूसरा होता है डार्फ, बौना। दूसरी बात फ्लावर लोकेशन। फ्लावर लोकेशन जो है 2 प्रकार से मटर के पौधे में फूल लगते हैं। पहला होता है एक्सियल और दूसरा होता है टर्मिनल। एक्सियल का मतलब होता है कक्षस्थ, यानी कि किसी पुष्प की मटर के पौधे की बात कर रहे हैं तो उनमें जो फ्लावर लगेगा वो साइड में लगेगा, किनारों पे लगना प्रारंभ होता है। और दूसरा मटर का पौधा कुछ इस प्रकार से उसमें फूल लगते हैं कि उनके सिर्फ टिप पर, यानी कि अपर पार्ट पे पुष्प लगता है। तो इसको टर्मिनल बोल देते हैं और इस प्रकार के पुष्प के व्यवस्थित क्रम को एक्सियल बोल देते हैं। अगले कैरेक्टर की बात करते हैं तो अगला कैरेक्टर क्या रहा? फ्लावर कलर, पुष्प का रंग। कैसा है पुष्प का रंग? तो मटर के पुष्प में 2 प्रकार के रंग पाए जाते हैं नेचुरल रूप से, ठीक है। 2 प्रकार के रंग पाए जाते हैं। पहला होता है पर्पल और दूसरा होता है व्हाइट। पहला होता है पर्पल और दूसरा होता है व्हाइट रंग, सफेद। अगले कैरेक्टर की बात करेंगे। एक कह रहा है पॉड कलर, फली। पॉड का मतलब होता है फली, मैं लिख दे रहा हूं हिंदी इसका। पॉड का मतलब फली। 2 प्रकार की फलियां पाई जाती हैं, एक होती है ग्रीन और दूसरी होती है येलो, आपको दिख भी रहा है। अगला इसका कैरेक्टर है पॉड शेप। 2 प्रकार के शेप पाए जाते हैं, एक होता है इन्फ्लेटेड और दूसरा होता है कंस्ट्रिक्टेड। यानी कि इन्फ्लेटेड का मतलब हो जाता है फूली हुई। यदि एक फली की बात करेंगे तो फली जो लगती है वो कुछ इस प्रकार से, इसके अंदर सीड्स होते हैं, पूरी फूली हुई रहेगी। और दूसरा यदि बात करें कंस्ट्रिक्टेड की, तो आप सामान्यतः देखते हैं कि जो फलियां होती हैं कभी कभी कुछ इस प्रकार से लगी होती हैं, बीच बीच में ये दबे हुए होते हैं। अगले कैरेक्टर की बात करते हैं पॉड शेप की। पॉड शेप की जब बात करेंगे, यानी कि फली की आकृति कैसी है। फली का मतलब होता है जिसमें मटर का बीज पाया जाता है। एक कवर इन्वेलप होता है, उसी इन्वेलप के बीच में ये ये जो बीज होते हैं पाए जाते हैं। 2 प्रकार की फलियां होती हैं। एक फली पूरी फूली हुई होती है जिसमें सीड पाए जाते हैं इसके, और दूसरी फली जो होती है उसमें क्या होता है, यदि दूसरी फली की हम बात करें इनके दूसरी फली की यदि हम बात करते हैं तो दूसरी फली में क्या होता है, बीच बीच में दबी हुई होती है। तो इस प्रकार से 2 कैरेक्टर इसमें पाए जाते हैं। एक होता है इन्फ्लेटेड और दूसरा होता है कंस्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड का मतलब फूला हुआ
और कंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है सिकुड़ी हुई या संकीर्ण। हिंदी के यदि शब्दों में जाएंगे तो संकीर्ण बोला गया। अगला कैरेक्टर सीड कलर। जब पौधा जो मटर का होता है जब अपने अंतिम चरण में यानी कि पूरा परिपक्व हो चुका होता है तो उसमें उसका जो सीड होता है येलो रंग का हो जाता है, और कुछ पौधों में ऐसा नहीं होता, वो ग्रीन हो रहता है। तो दो कैरेक्टर इसके। अगला जो है सीड शेप कह रहा है। दो प्रकार के शेप पाए जाते हैं सीड के। एक होता है राउंड शेप, यानी कि बीज पूरा परिपक्व होने के बाद इसके सीड का जो शेप होता है वो पूरा राउंड होता है, जबकि दूसरा जो होता है संकीर्ण होता है, यूं कहें कि कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो एक राउंड और दूसरा रिंग, ठीक। ये होते हैं मेंडल ने इन 7 कैरेक्टर्स को ध्यान में रखकर अपने प्रयोगों का अध्ययन किया। थोड़ा एक शब्द यहां और समझने वाली बात है। कैरेक्टर शब्द जो है लक्षण, वो ये 7 हैं। प्लांट साइज, फ्लावर लोकेशन, फ्लावर कलर, पॉड शेप, सीड कलर और सीड शेप। ये 7 कैरेक्टर हैं, 7 लक्षण हैं। और ये जो एक लक्षण के 2 विशेषक दिख रहे हैं, इनको ट्रीटी कहते हैं। ट्रीट, इनको हिंदी में विशेषक कहा गया है। एक लक्षण के लिए 2 विशेषक पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये विशेषक हैं और ये कैरेक्टर हैं, लक्षण हैं ये। दूसरी बात कर लेते हैं, ये जो 7 लक्षण दिख रहे हैं, अभी हम आपको आगे इनके मेंडल के प्रयोगों के लिए कुछ विशेष शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उनके बारे में हम बताएंगे। फिलहाल में आप समझ लीजिए कि ये ऊपर के जो 7 कैरेक्टर दिख रहे हैं आपको, ऊपर के ये जो 7 कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं, ये डोमिनेंट बोले गए हैं, प्रभावी होते हैं। ये प्रभावी होते हैं। और नीचे के जो 7 कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं, ये अप्रभावी होते हैं। ये कैरेक्टर हो गए इनके। यदि हम आगे बात करें तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कुछ विशिष्ट शब्दों का चुनाव किया था, या यूं कहिए कि जो भी वैज्ञानिक थे, इन्होंने मेंडल के जो थीसिस है, इसको अध्ययन के लिए कुछ विशेष शब्दों का इस्तेमाल किया है। इन शब्दों को हम अगले लेक्चर में देखेंगे, और साथ ही साथ मेंडल के 3 नियम, उसके बाद कुछ और भी नियम बनाए गए, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।